Hello everyone. Today we are going to discuss topic Order 8. Order 8 deals with written statement, set off and counterclaim. With regard to set off and counterclaim, we have already discussed in our previous lecture. We will not cover set off and counterclaim in this lecture. Rest of the Order 8 will be covered in this lecture. Firstly, Order 8 Rule 1. Order 8 Rule 1 states the defendant shall within a 30 days from the date of service of summons on him present a written statement on his of his defense. Simply the word shall has been used. It means it is the right of the defendant to file the written statement, and it has to be filed within 30 days from the date of the service of summons to the defendant. कि जिस दिन डिफेंडेंट को सर्विस हुई उससे 30 डेज के अंदर अंदर उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है. If in prelims they ask you what is the time provided for filing of the written statement to the defendant, it you have to mark answer 30 days. वो आपको अलग अलग ऑप्शंस देंगे. 30 डेज जो ओरिजिनल राइट है वो 30 डेज है, बट द कोर्ट मे एक्सटेंड इट टू 90 डेज. शुरू में 90 डेज टिक नहीं करना है, पहले 30 डेज. देन अगर बोले कि कोर्ट कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है, देन यू हैव टू मार्क इट एज 90 डेज. आगे है प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, but which shall not be later than 90 days from the date of the service of summons. मतलब क्या कि इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल विद इन द अबव सेट 30 डेज, 30 दिन में फाइल नहीं की तो कोर्ट उसको 90 दिन तक एक्सटेंड करेगी. शैल वर्ड यूज किया है, बट 90 दिन से लेटर नहीं हो सकता. शैल नॉट बी लेटर देन, शैल नॉट बी, यह है शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ द समन्स. कि इस यहाँ पे इन्होंने शैल वर्ड यूज कर लिया. दैट मीन्स इन्होंने कोर्ट को मैंडेटरी कर दिया कि इट शैल नॉट गो बियॉन्ड द 90 डेज. दैट मीन्स द कोर्ट कैन नॉट एक्सटेंड द पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट बियॉन्ड 90 डेज. बट ऐसा नहीं है कि 90 डेज के बाद टाइम एक्सटेंड नहीं किया जा सकता. इस पर सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि द वर्ड शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज shall be generally read as a mandatory provision. However, there can be an extraordinary circumstances. Despite the total extension, the court may still believe that further extension may be permissible. In such cases, procedure cannot be allowed to take away the legal right of the party, and hence the court may allow the extension for special reason recorded and imposition of the cost if any the court thinks fit. मतलब कि यहाँ पे इन्होंने शेल लिखा है, बट ये मैंडेटरी प्रोविजन नॉर्मली रीड होगी, बट देयर कैन बी ए सर्टेन सर्कमस्टांस. कोर्ट को लगता है कि 90 डेज से ज़्यादा एक्सटेंशन देने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल, ए ने बी पे सूट फाइल किया, बी को समन सर्व हो गए. समन सर्व होने के 5 दिन बाद बी अपने एडवोकेट को हायर करने के लिए कोर्ट जा रहा था. रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया. वो हॉस्पिटल में ही 70 डेज या 80 डेज एडमिट रहा. तो उसके बाद जब डिस्चार्ज हुआ वो घर गया, उसका 90 डेज एक्सपायर हो गए. तो इस केस में उसके जो रीजनेबल ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल रीजनेबल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है. किसी भी तरीके से वो पहले कोर्ट में आके अपने एडवोकेट से कंसल्ट करके नहीं कर सकता था. हम ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन से ये कंसीडर नहीं करते, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगर उसका एक्सीडेंट हो गया वो और किसी को भेज देता. नहीं, ऐसा लॉ नहीं है. अगर उसने जाना है तो उसने जाना है. तो इस केसेस में कोर्ट अपना टाइम एक्सटेंड कर सकती है. ऑर्डर 8 रूल 1 को हम ऑर्डर 8 रूल 1 को सारे को ना हम ऑर्डर 8 रूल 10 साथ में कवर करेंगे. दोनों को मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे करना है. सेकंड प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफेंडेंट provided that where the defendant fails to file the written statement within the said period of 30 days, he shall be allowed to file the written statement on such other day
as may be specified by the code for reasons to be recorded in writing and on payment of such costs as the court deems fit, but which shall not be later than 120 days from the date of the service of summons, and on expiration of 120 days from the date of the service of summons, the defendant shall forfeit the right to file the written statement, and the court shall not allow the written statement to be taken on record. सिंपल सी बात है कि जो उन्होंने बोला है कि डिफेंडेंट अगर फेल कर गया रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए 30 डेज में, एज द केस में भी फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कोर्ट कॉस्ट लगा के उसको 120 डेज के बीच बीच में फाइल करने के लिए बोल सकती है। ऑर्डर 8 रूल 5 को और ऑर्डर 8 रूल 1 को हम दोनों को ऑर्डर 8 रूल 10 के साथ रीड करेंगे। ऑर्डर 8 रूल 1 में बता रहा हूँ, इन्होंने जैसे बोला कि 90 डेज के बियॉन्ड एक्सटेंशन दी जा सकती है। कैलाशवर्स की नलकू का जो मैंने आपको केस बताया अभी कि जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज शैल बी जनरली रीड एज ए मैंडेटरी प्रोविजन, बट समटाइम इट कैन बी रीड एज ए डायरेक्टरी प्रोविजन। सपोज करो कि ये वाली यहाँ पे प्लेंट फाइल हुई, समन सर्व्ड हुए, ये 90 डेज एक्सपायर हो गई। अब इससे आगे जो एक्सटेंशन देनी है वो कैसे मिलेगी? नॉर्मली सबको लगता है कि कोड 151 में जो इनहेरेंट पावर्स हैं उसको यूज़ करके एक्सटेंशन कर सकती है, बट हमने देखना है कि इनहेरेंट पावर्स कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट ओनली व्हेन देयर इज़ नो प्रोविजन प्रोवाइडेड इन द लॉ। कि ये नहीं कि एक प्रोविजन प्रोवाइड है उसको छोड़ के आप 151 की पावर यूज़ कर रहे हो। तो इसमें हम ऑर्डर 8 रूल 10 देखते हैं कि वहाँ पे प्रोविजन है कि नहीं है। तो अगर है तो कोर्ट ऑर्डर 8 रूल 10 की पावर यूज़ करेगी, अदरवाइज कोर्ट 151 की यूज़ कर सकती है। ऑर्डर 8 रूल 10, प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय कोर्ट, वेयर एनी पार्टी फ्रॉम होम a written statement is required under rule 1 or rule 9, specifically mentioned as rule 1 or rule 9, fails to present the same within the time permitted or fixed by the court as the case may be, the court shall pronounce judgment against him, or the court shall pronounce the judgment against him। मतलब कि कोर्ट राइट अवे जजमेंट दे दे कि 90 डेज में भी रिटन स्टेटमेंट नहीं आई तो कोर्ट उसको डीम टू बी एडमिटेड मान के, जो कि ऑर्डर 8 रूल 5 में बताऊंगा मैं आपको, डीम टू बी एडमिटेड मान के उसको अपना क्या कहते हैं सीधी जजमेंट पास कर दे, या और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट एंड ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ सच जजमेंट अ डिक्री शैल बी ड्रॉन। मतलब कि या तो ऑर्डर पास कर दे और आगे है और वर्ड है या मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट, कि कोई भी ऑर्डर विद रिगार्ड टू द सूट कर दे जो कोर्ट को ठीक लगता है। ठीक लगने का मतलब ये होगा कोर्ट को लगता है कि उसको एक्सटेंशन देनी चाहिए, देन द कोर्ट कैन गिव द एक्सटेंशन टू द डिफेंडेंट बियॉन्ड 90 डेज फॉर द फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। Provided further that no court shall make an order or to extend the time provided in the rule 1 for this order for filing of the written statement। ये जो प्रोवाइजोज ऐड हुए हैं ये कमर्शियल डिस्प्यूट एक्ट के रिगार्डिंग है, जो ऑर्डर 8 रूल 1 में सेकंड प्रोवाइजो हुआ है, और ये प्रोवाइजो है जो कमर्शियल कोर्ट्स में है। कमर्शियल कोर्ट्स में 2015 की जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इफ़ द एक्सटेंशन इज गिवन इट शैल नॉट बी बियॉन्ड 120 डेज, जो हमने प्रोवाइजो में ऊपर पढ़ा है सेकंड में, वैसे ही इसका प्रोवाइजो है कि जो कमर्शियल कोर्ट्स में है उसमें रिटन स्टेटमेंट में 120 दिन एक्सपायर हो गए हैं, देन द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट द एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड। पर 90 डेज वाले में सिंपल केस है, कमर्शियल कोर्ट का नहीं है, तो कोर्ट कैन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 90 डेज। आगे आ जाए आप ऑर्डर 8 रूल 1 ए।
Duty of defendant to produce document upon which relief is claimed or relied upon him. सिंपल सी ऊपर हेडिंग से पता लग रहा है कि जो डिफेंडेंट है उसने डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने हैं. Where the defendant based his defense upon a document or relies upon any document in his possession or power in support of his defense or claim or set off or counterclaim, he shall enter such a document in a list and shall produce it in the court when the written statement is presented by him, and shall at the same time deliver the documents and a copy thereof to be फाइल्ड विद रिटर्न स्टेटमेंट. मतलब कि जो उसके डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहा है विद रिगार्ड टू, चाहे वो डिफेंस के हों, काउंटर क्लेम के हो, सेट ऑफ के हो, जब वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा उसके साथ फाइल करेगा और उसकी कॉपी साथ में सप्लाई करेगा. वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजेशन और पावर ऑफ द डिफेंडेंट, ही शैल वेयर एवर पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजेशन और पावर इट इज़. कई बार क्या हो सकता है कि जो उसका डिफेंस है किसी डॉक्यूमेंट पर रिलाई कर रहा है जो उसकी पोजेशन में नहीं है, बट ही नोज कि उस किसकी पोजेशन में है डॉक्यूमेंट, तो वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में बता देगा कि मैं इस डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहा है मेरा डिफेंस और ये डॉक्यूमेंट मेरी पोजेशन में नहीं है, इस बंदे की पोजेशन में है. और डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट बाय द डिफेंडेंट अंडर दिस रूल बट इज नॉट सो प्रोड्यूस्ड shall not without the leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit. मतलब कि जो ऊपर डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहा है उसको अगर उसने प्रोवाइड नहीं किया है, देन द कोर्ट शैल नॉट अलाउ द डिफेंडेंट टू गिव इट इन द एविडेंस. पहले तो वो जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा वो अनेक्स्टर्स बनेंगे. एविडेंस जब वो कोर्ट में ऑन ओथ होगा, जब डॉक्यूमेंट्स ऑन ओथ देगा तब वो एविडेंस बनेंगे. अगर कोई डॉक्यूमेंट उसने रिटन स्टेटमेंट के साथ नहीं दिया तो वो नया डॉक्यूमेंट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, दैट इज विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, वो एविडेंस में नहीं दे सकता. यह रूल किस पे नहीं लगेगा, आगे कहता है नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिव्स विटनेसेस. मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट है जो उसने प्रोड्यूस किए हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ नहीं लगाए पर प्रोड्यूस किए हैं कि उसने जो प्लेंटिफ के विटनेसेस है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना है उन डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर, तो इसके उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये वाला रूल नहीं लगेगा, उसको रिटर्न स्टेटमेंट के साथ देने की ज़रूरत नहीं है. हैंडेड ओवर टू अ विटनेस मेयरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी. मतलब कि अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट लेके आया है, क्रॉस एग्जामिन कर रहा है और उसने उस विटनेस को डॉक्यूमेंट दिया कि भाई देख ले, अपनी रिफ्रेश कर ले मेमोरी कि यही बात है ना, तो वो रिफ्रेश करने के लिए अगर उसने कुछ दिया है तो उसके ऊपर भी ये रूल नहीं लगेगा. आगे है न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड. द डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग ऑल मैटर्स which show the suit not be maintainable or that the transaction is either void or voidable in point of law, and all such grounds of defense as if not raised would be likely to take the opposite party by surprise or would raise issue of fact not arising out of the plaint, as for instance fraud, limitation, release, payment, performance or fact showing illegality. मतलब ये बोल रहे हैं कि आपने कोई भी डिफेंस रेज करना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का है, अगर आपने बोलना है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या आपने बोलना है कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, तो यहाँ कोई आपने लिमिटेशन का ग्राउंड लेना है कि सूट इज़ बार्ड बाय लिमिटेशन है या सूट इज़ बार्ड बाय एनी अदर लॉ है, तो आपको वो सारे डिफेंसेस अपने रिटन स्टेटमेंट में मेंशन करने होंगे. आपको फिर नहीं तो अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई नया डिफेंस लेके आओगे जो आपने पहले रिटन स्टेटमेंट में नहीं दिया, बाद में लेके आओगे, देन द प्लेंटिफ वुड सरप्राइज विद योर डिफेंस, तो वो सारा उसको डिसअप्रूव करने के लिए दोबारा प्रोसीजर चलाना पड़ेगा. प्लेंटिफ को फिर दोबारा से अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी उसका रिप्लाई देने के लिए. इस वजह से ये सारा बोला है कि आप एक साथ ही ले आएंगे. इन केस you fails to, या you forget to mention any of your defense, then the only procedure you left with is to get the amendment of the written statement कि मैं ये भूल गया जी, मेरे को ये फैक्ट ऐड करवाना है. then you have to file an application under order 6 rule 17 for the amendment of the written statement. आगे है denial to be specific. It states it shall not be sufficient for a defendant in his written statement to deny generally
the grounds alleged by the plaintiff, but the defendant must deny specifically with each allegation of a fact of which he does not admit the truth except damages. मतलब कि जो आपने रिटर्न स्टेटमेंट सॉरी जो आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है उसमें जो डिनाइल है इट शुड बी अ स्पेसिफिक डिनाइल. मतलब कि आपका ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे प्लेंटिव ने एक प्लेंट में एक पैरा लिखा कि आई हैव गिवन एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 टू द डिफेंडेंट एज ए लोन एंड ही रिफ्यूज टू पे मी बैक. नॉट एडमिटेड आप बोलोगे इट इज़ नॉट एडमिटेड. ऐसा नहीं चलेगा. अगर आप डिनाइल आपका स्पेसिफिक नहीं होगा देन इट विल डीम टू बी एडमिटेड. डीम्ड एडमिशन हो जाएगी. तो रिप्लाई जैसे हम कैसे देंगे कि द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर सच एंड सच आर रॉन्ग एंड हेंस डिनाइड. और जो आगे कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि आप बोलना चाहते हैं कि जैसे बोले कि ये 5,000 रुपये जो इसने दिए हैं मेरे को इट वॉज नॉट एन लोन बट इट वॉज फॉर द रिटर्न ऑफ मनी विच आई हैव पेड हिम अर्लियर. तो उसमें आप लिखेंगे कि इट इज काइंड ऑफ इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन इज दैट द 5,000 विच द प्लेंटिफ इज टॉकिंग अबाउट इज not the loan advanced by him to the answering defendant, rather it is the repayment of the loan which the defendant has advanced him on such and such date. ये आगे आपका जैसे एक पहले का रिप्लाई बता रहा हूँ कि आपने कैसे डिनाई करना है. नॉट एडमिटेड करके डिनाइल नहीं होगा. एक स्पेसिफिकल डिनाई होना चाहिए कि फॉल्स है, रॉन्ग है, कॉन्कॉक्टेड है, इस वजह से हम डिनाई कर रहे हैं. आगे है डिनाइल बाय द डिफेंडेंट इन द सूट्स बिफोर द कमर्शियल कोर्ट्स. ये बाद में ऐड हुआ है अमेंडमेंट के साथ. डिनाइल शैल बी इन द मैटर्स प्रोवाइडेड इन द सब रूल 2, 3, 4 and 5 ऑफ दिस रूल. The defendant in his written statement shall state which of the allegations in the particulars of the plaint he denies, which allegation he is unable to admit or deny, but which he requires the plaintiff to prove and which allegation he admits. मतलब कि जब इसमें बोल रहा है कि कमर्शियल कोर्ट्स में जब डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है उसमें बताएगा कि किस एलिगेशन को वो डिनाई कर रहा है, किस एलिगेशन को बोल रहा है कि मैं इसको एडमिट नहीं कर सकता, किस एलिगेशन को वो एडमिट कर रहा है और किस एलिगेशन को वो बोल रहा है कि मैं एडमिट नहीं कर रहा और प्लेंटिफ इसको प्रूव करे. वेयर द डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन अ प्लेंट ही मस्ट स्टेट हिज reasons for doing so, and if he intends to put forward a different version of events from that given by the plaintiff, he must state his own version. मतलब कि नॉर्मली आप प्लेंटिव ने कहानी बताई सारी प्लेंट में आप उससे कुछ एंटी अपना वर्जन बताना चाह रहे हो. नॉर्मली तो क्या होता है कि हम प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस बनाते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में, उसमें अपनी सारी फैक्ट्स बता देते हैं, बेसिक फैक्ट्स कि मैं ये बोलना चाहता हूँ. उसके बाद हम पैरावाइज रिप्लाई देते हैं. बट इन केस आपने प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस बना दिए बट एक स्पेसिफिक पैरा का आप रिप्लाई दे रहे हैं जब रिटर्न स्टेटमेंट में, उसमें आप कुछ अलग वर्जन देना चाह रहे हैं. जैसे मैंने आपको वो पहले 5,000 रुपये लोन वाली बात बताई तो आप उसका दे सकते हैं. जैसे कि प्लेंटिव बोल रहा है कि 5,000 रुपये मैंने इसको लोन पे दिए, बट आप बताना चाह रहे हैं कि नहीं, ये 5,000 रुपये जो इसने मेरे को दिए हैं ये इसने मेरे को लोन नहीं दिया, पर इसका इनफैक्ट ट्रू पोजीशन क्या है, मैंने इसको पहले 5,000 रुपये लोन दिया था, वो इसने मेरे को रीपे किया है. तो आप अपना वर्जन बताएंगे. इफ द डिफेंडेंट डिस्प्यूट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट ही मस्ट स्टेट द रीजंस फॉर डूइंग सो and if he is unable to give his own statement as to which court ought to have the jurisdiction, and if he is able give his own statement. मतलब कि अगर कमर्शियल कोर्ट एक्ट्स में कमर्शियल कोर्ट्स में सूट फाइल होता है और उसमें डिफेंडेंट बोलता है द कमर्शियल कोर्ट हैज़ नॉट द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द सूट, या दिस पर्टिकुलर स्टेशन द कमर्शियल कोर्ट इज़ नॉट हैविंग द जुरिस्डिक्शन, किसी और के पास है, तो वो पर्टिकुलरली अपने रीजंस बताएगा क्यों है. और अगर वो बता सकता है तो वो ये भी बताएगा कि किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है. If the defendant disputes the plaintiff's valuation of the suit, he must state his reasons for doing so, and if he is able, give his own statement of the value. वही विद रिगार्ड टू द वैल्यूएशन ऑफ द सूट है कि अगर वो डिस्प्यूट करता है कि इसने वैल्यूएशन कम बताई है तो वो अपने रीजंस बताएगा कि क्यों कम बताई है, और अगर बता सकता है कि इसकी ट्रू वैल्यूएशन कितनी होगी तो वो उसकी ट्रू वैल्यूएशन भी बताएगा. आगे आ गया जी एवेजिव डिनाइल. वेयर अ डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ अ फैक्ट इन द प्लेंट, he must not do so evasively but answer the points of substance.
इवेजिव मतलब आ गया कि आप गोल मोल बातें करके डिनाइल नहीं देंगे, डायरेक्ट डिनाइल होगा, इवेजिव डिनाइल नहीं होगा। तो और आप स्पेसिफिक उसका आंसर देंगे, उस पैराग्राफ के प्लेंट का स्पेसिफिक आंसर देंगे। Thus, if it is alleged that he received a sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum or any part thereof, or else set out how much he received. And if an allegation is made with diverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances. सिंपल सी एग्जांपल टाइप दिया है इन्होंने कि अगर उसने कोई पैसे दिए हैं तो आप बोलेंगे या पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, अगर आए हैं तो किस बात के आए हैं, तो आप एक स्पेसिफिक आंसर देंगे, आप इवेजिव डिनाइल नहीं देंगे। आगे आता है जी ऑर्डर 8 रूल 5, इसको भी हम ऑर्डर 8 रूल 10 के साथ रीड करेंगे। स्पेसिफिक डिनाइल, every allegation of a fact and plaint, every allegation of a fact and plaint, if not denied specifically or by necessary implication or stated to not be admitted, stated to be not admitted in the pleadings of the defendant, shall be taken to be admitted except as against a person under disability। मतलब क्या कि प्लेंट आई, प्लेंट का जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की तो आपने कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है, जैसे उसने सपोज करो 10 पैराग्राफ बनाए प्लेंट के, आपको हर एक पैराग्राफ का रिप्लाई देना पड़ेगा अलग से, और उसको अगर आपने डिनाई नहीं किया स्पेसिफिकली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, या आपने लिख दिया कि नॉट एडमिटेड, तो उसको डीम टू बी एडमिटेड मान लिया जाएगा, एक्सेप्ट अगर वो डिनाइल जो है वो डिसेबल पर्सन के अगेंस्ट है, कि साथ में उसके अगेंस्ट एडमिशन नहीं माना जाएगा, जो एक डिसेबल है पर आपके अगेंस्ट तो माना ही जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर एनी फैक्ट सो एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। इसमें बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ने, ये देखें, ए ने सूट फाइल किया बी पे, ये प्लेंट फाइल की, आपने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट दी जिसमें आपने स्पेसिफिकल डिनाइल नहीं दिया, तो डीम टू बी एडमिटेड हो गया। उसके बाद भी अगर आपका डीम टू बी एडमिटेड हो गया, उसके बाद भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि जो प्लेंट में आपने प्लीडिंग्स की हैं उसको आप एविडेंस देके प्रूव करें। वो प्लेंटिफ को बोल सकती है, चाहे डिफेंडेंट ने उसका स्पेसिफिकल डिनाइल नहीं किया या नॉट एडमिटेड लिख दिया, डीम टू बी एडमिटेड हो गया, तो उस केस में कोर्ट बोल सकती है कि आप अपना क्या कहते हैं इसको प्रूव करें। सिमिलर प्रोविजन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 58 प्रोवाइजो ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें क्या केसेस होंगे? अब दो, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल्ड बट इवेजिव डिनाइल है या स्पेसिफिक डिनाइल नहीं है, स्पेसिफिक डिनाइल नहीं है। दूसरा है नॉट फाइल्ड। तो इन दोनों केसेस में कोर्ट क्या कर सकती है? इन दोनों केसेस में कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट कर सकती है पहला तो प्लेंटिफ को बोल सकती है टू प्रूव हिज फैक्ट्स, कि जो आपके प्लेंट में फैक्ट्स है उसको एविडेंस है प्रूव करो। सेकंड क्या कर सकती है? कोर्ट कैन राइट अवे पास जजमेंट इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। अगर सपोज करो आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो कोर्ट या तो टाइम एक्सटेंड करेगी, हमने देखा, या उसके अगेंस्ट जजमेंट राइट अवे पास कर सकती है। सिमिलरली इसमें अगर आपने डिनाइल नहीं किया या स्पेसिफिक डिनाइल नहीं है, डीम टू बी एडमिटेड हो गया, अगर सारी प्लेंट में रिटन स्टेटमेंट में ऐसा है तो कोर्ट क्या कर सकती है? या तो प्लेंटिफ को बोल सकती है कि अपने फैक्ट्स प्रूव करो, अगर नहीं बोलती, कोर्ट सेटिस्फाइड है, तो राइट अवे वो कोर्ट जजमेंट पास कर सकती है। आगे है provided further that every allegation of fact in plaint, if not denied in the manner provided under Rule 3A of this order, shall be taken to be admitted except as against the person under disability। वो हमने रीड कर ही लिया है। Where the defendant has not filed a pleading, it shall be lawful for the court to pronounce a judgment on the basis of the facts contained in the plaint, except as against a person under a disability, but द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर सच फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड। वही बात कि अगर डिफेंडेंट ने
रिटन स्टेटमेंट फाइल ही नहीं की, तो वो कोर्ट क्या क्या कर सकती है? ये तो स्पेसिफिक बोलता है कि इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट टू पास अ डिक्री राइट अवे, जजमेंट उसके प्लेट के बेसिस पे कर दे, एक्सेप्ट अगेंस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी। हाँ, और यहाँ क्या कर सकती है? डिफेंडेंट और प्लेंटिफ को बोल सकती है अपने फैक्ट्स प्रूव करो। ऑर्डर 8 रूल 10 खोलते हैं एक बार यहाँ पे हम। क्या लिखा है? वेयर एनी पार्टी ऑन होम रिटन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी अंडर fails to present the same within the fixed time as the case may be, shall pronounce the judgment against him or make such order in relation to a suit as it thinks fit। ये विद रिगार्ड टू नॉन फाइलिंग ऑफ है। और जो ऑर्डर 8 रूल 5 है, ये सब रूल 2 है, ये क्या बोलता है कि अगर डिफेंडेंट हैज़ नॉट फाइल्ड अ प्लीडिंग, कि उसने फाइल नहीं की, तो एक तो ये उसने बोल दिया कि डिफेंडेंट ने जब, ये देखिए नॉट फाइल्ड रिटर्न स्टेटमेंट, नॉट फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट, कोर्ट क्या कर सकती है? राइट अवे जजमेंट पास कर सकती है, कि सीधी ऑर्डर पास कर दिया, जो प्लेंट में उसको डीम टू बी एडमिटेड करके ऑर्डर पास कर दिया। यहाँ प्लेंटिफ को बोल सकती है कि आप अपने फैक्ट्स प्रूव करें। तीसरा क्या है? ऑर्डर 8 रूल 10 में, और एनी अदर ऑर्डर विच द कोर्ट डीम्स फिट, तो यहाँ पे कोर्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी दे सकती है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ये ऑर्डर 8 रूल 10 में होगा, 151 की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर 8 रूल 10 में होगा। ये तीनों चीज़ों कोर्ट कर सकती है कि अगर डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की। यहाँ पे हम एक डिफरेंस कर लेते हैं। जैसे हमने बोला कि उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की, तो कोर्ट क्या कर सकती है? राइट अवे डिक्री पास कर सकती है, ठीक है। और एक है एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स अंडर ऑर्डर 9 रूल 6(1)(a। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स में क्या होता है कि डिफेंडेंट आ गया, उसने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल की, या डिफेंडेंट आया ही नहीं, उसको समन सर्व हो गया, तो कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग करेगी। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग में इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू टेक द एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। वो प्लेंटिफ के एविडेंसेस लेगी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेगी। एविडेंसेस लेने के बाद अगर उसके फैक्ट्स प्रूव होते हैं, देन द कोर्ट विल पास द डिक्री अकॉर्डिंगली। तो इसमें दोनों का डिफरेंस क्या है कि अगर उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की, देन द कोर्ट कैन राइट अवे पास द डिक्री विदाउट टेकिंग एन एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। बट ऑर्डर 9 रूल 6(1)(a में, जहाँ पे एक्स पार्टी में है, कोर्ट को प्लेंटिफ के एविडेंसेस लेने पड़ेंगे, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी पड़ेगी, वो राइट अवे डिक्री पास नहीं कर सकती। आगे है, इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन अंडर द प्रोविजंस टू सब रूल 1 और अंडर सब रूल 2, द कोर्ट शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फैक्ट वेदर द डिफेंडेंट कुड हैव और हैज़ एंगेज्ड अ प्लीडर, कि उसने प्लीडर एंगेज किया कि नहीं, क्या इस फैक्ट को कोर्ट देखेगी। Wherever a judgment is pronounced under this rule, a decree shall be drawn upon in accordance with the such judgment, and such decree shall bear the date on which the judgment was pronounced। ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जब वो प्रोनाउंस करेगी जजमेंट, तो कोर्ट एक डिक्री ड्रॉन करेगी। जो डिक्री ड्रॉ की जाएगी, उस डिक्री के ऊपर जो डेट होगी, वो डेट ऑफ जजमेंट होगी। ये पूछ लेते होते हैं आपको प्री से कि डिक्री के ऊपर डेट कौन सी होगी, जिस दिन डिक्री पास की कि जिस दिन जजमेंट पास की। देन यू हैव टू मार्क एन आंसर दैट व्हेन द डेट ऑफ द जजमेंट मीन्स जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई उस दिन की डेट आएगी। ऑर्डर 8 रूल 6, ये सारा आ गया सेट ऑफ काउंटर क्लेम, इसको हमने कर लिया है। हम आगे करते हैं ऑर्डर 8 रूल 7, डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड्स। मतलब ये सेट ऑफ के साथ ही है वैसे तो। वेयर द डिफेंडेंट रिलाइज अपॉन सेवरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस और सेट ऑफ काउंटर क्लेम फाउंडेड अपॉन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फैक्ट, दे शैल बी स्टेटेड एज फार एज मे बी एंड सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली। मतलब क्या कि जो उसके डिफेंस के ग्राउंड है, जैसे मैंने बोला कि प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में आपने सारे अपना जो वर्जन है, आपका जो डिफेंस है वो बता देना है। न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस, एनी ग्राउंड ऑफ डिफेंस विच हैज़ अराइजन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट और द प्रेजेंटेशन ऑफ द रिटन स्टेटमेंट claiming a set off or counterclaim may be raised by the defendant or the plaintiff as the case may be in his written statement।
मतलब कि जो भी डिफेंस उसका राइज हुआ आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट दे रहा है तो वो उसमें दे देगा। अगर डिफेंडेंट ने साथ में सेट ऑफ और काउंटर क्लेम किया है तो प्लेंटिफ को नया डिफेंस मिला है कोई देने का, तो वो अपने रिटन स्टेटमेंट में दे देगा विद रिगार्ड टू सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। आगे आता है जी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स क्या है कि आपने एक प्लीडिंग्स तो दे दी है कोर्ट को, अब उस प्लीडिंग के बाद कोर्ट को आप एक नई प्लीडिंग देने की बात कर रहे हैं। इसमें है नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ अ डिफेंडेंट अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम shall be presented except by the leave of the court and upon such term as the court thinks fit, but the court may at any time require a written statement or additional written statement from any of the parties and fix a time for not more than 30 days for presenting the same। मतलब ये कि नॉर्मली पहले तो आप देखें कि सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स क्या हो सकती हैं। या तो एडिशनल रिटन स्टेटमेंट हो सकती है, या जो प्लेंटिफ ने रिप्लाई देना है विद रिगार्ड टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम वो रिटन स्टेटमेंट होगी। प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल की, प्लेंटिफ ने रिटन स्टेटमेंट के अगेंस्ट रेप्लिकेशन फाइल की, आप उसके अगेंस्ट रीजॉइंडर फाइल करना चाह रहे हैं। या डिफेंडेंट ने सेट ऑफ क्लेम किया तो प्लेंटिफ ने उसका रिप्लाई देना, ये तो हो ही गया हमारा। ये इन प्लीडिंग्स को हम सब्सिक्वेंट प्लीडिंग बोलेंगे। नॉर्मली वो क्या कह रहे हैं कि एक बार आपने रिटन स्टेटमेंट दे दी, देन यू आर नॉट अलाउड टू गिव द सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कि आप बिना कोर्ट की परमिशन के अपना सब्सिक्वेंट प्लीडिंग नहीं दे सकते, और कोर्ट को जैसा ठीक लगेगा वो ऐसा ऑर्डर करेगी, शायद आपको कॉस्ट भी लगा दे। बट इन केस ऑफ सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम आपको कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले ही ऊपर एग्जाम्प्ट कर दिया नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ ए डिफेंडेंट अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। मतलब कि अगर आप रिप्लाई दे रहे हैं टू रिटन स्टेटमेंट और रिप्लाई दे रहे हैं आप विद रिगार्ड टू सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, देन यू नीड नॉट टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और आगे क्या बोल रहे हैं वो कि जो कोर्ट है किसी भी स्टेज में बोल सकती है एडिशनल रिटन स्टेटमेंट के लिए, और बोल सकती है कि आप इतनी देर में रिटन स्टेटमेंट दो, तो उसका जो टाइम फिक्स करेगी वो 30 डेज से बियॉन्ड नहीं होगा। सपोज करें ए ने बी पे सूट फाइल किया, बी ने अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी, रिटन स्टेटमेंट अच्छी तरह क्लियर नहीं है, कोर्ट को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए उस रिटन स्टेटमेंट पे, तो कोर्ट बी को डायरेक्ट कर सकती है कि आप एक एडिशनल रिटन स्टेटमेंट दो और इस पॉइंट में मेरे को और क्लैरिफिकेशन दो। वो टाइम पीरियड जो कोर्ट फिक्स करेगी वो चाहे 10 दिन का करे 15 दिन का करे, बट 30 डेज से बियॉन्ड नहीं करेगी। दूसरा क्या है कि अगर सपोज करो ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, बी ने जो रिप्लाई दिया उससे कोर्ट को लगा कि नहीं जी सी को भी पार्टी बनाना चाहिए, कोर्ट ने सी को इम्प्लीड कर लिया एज ए पार्टी। अब सी ने भी रिटर्न स्टेटमेंट तो देनी है ना ए के अगेंस्ट, तो कोर्ट सी को बोल सकती है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो, तो वो ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि आप विद इन 30 डेज इस रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करें। कई बार क्या होता है कि इकट्ठी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं, दो डिफेंडेंट है, सपोज करो ए ने बी और सी पे सूट फाइल किया, बी एंड सी ने एक जॉइंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी। जॉइंट रिटर्न स्टेटमेंट बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, तो कोर्ट दोनों को बोल सकती है कि आप अपनी सेपरेट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें विद इन 10 डेज या 15 डेज, जो कोर्ट पावर देगी। कोर्ट के पास ये राइट है, बट कोर्ट इसको ये देख के करेगी कि दोनों पार्टीज को हरासमेंट ना हो, अगर ज़रूरत है तो ही ऑर्डर करेगी। अब विद रिगार्ड टू 30 डेज, 30 डेज का उन्होंने टाइम तो बता दिया, बट इट इज़ नॉट ए मैंडेटरी, इट इज़ ए डायरेक्टरी प्रोविजन। इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस कोर्ट अपना क्या कहते हैं टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। इसके साथ ही हमारा होता है ऑर्डर 8 पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो ऑर्डर 8 का आप प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर सारे, ऑर्डर 8 का नंबर और अंदर जो टाइम पीरियड्स दिए गए हैं या कुछ अदर प्रोविजंस मैंने आपको बताई हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से देख लें। थैंक यू।